हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन करें। पहले मुझे लाइव लेके जाओ जहाँ। अच्छा, एक मिनट, आप इसको क्लिक करोगे। हाँ, आप सही है। ये हम जा रहे हैं। ठीक है, ये भी एडमिट कर देते हैं। कोई कोई स्टूडेंट जो है ना, कोई भी हो, उसको आपने एडमिट कर दें। तो फर्स्ट डे है कि इसका मिस ना हो। आप प्लीज़ उस कार्नर में हो, क्योंकि आप सामने आ जाएंगे ना। लेट्स स्टार्ट। Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. This is Zahid Rasul Guraya. My academic qualification is ACMA, APFA, and LLP. Uh, I have been inspector of FPR for around 2 years. Previous batch जो था 2018, उसमें जिस तरह आज आप कोशिश कर रहे हैं, आज आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसी तरह हम लोग भी हार्ड वर्क कर रहे थे। और हार्ड वर्क करके हमने दूसरे जो बैचमेट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो माइलस्टोन अचीव किया। वो आगे फिर उसको कंटिन्यू करना हर इंडिविजुअल की अपनी मर्जी होती है। तो मैंने सर्व करने के बाद बेहतर समझा कि मैं कहीं और स्विच कर दूँ। बट जो सोशल रिस्पेक्ट मैंने एक इंट्रोडक्टरी सेशन किया था, जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, कि जो सोशल रिस्पेक्ट BS16, BS16 इंस्पेक्टर FBR की है, वो और कोई भी BPS16 जो है ना उसमें नहीं। और जो इंस्पेक्टर FBR को जो स्किल मिलती है, बने होते हैं ना अदारे स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि आपने एजुकेशन ले ली है, अभी आपको स्किल की जरूरत है ताकि मार्केट में एक्सेप्टेड हो जाए। तो जो स्किल आप इस नौकरी में रह के हासिल करते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई और अदारा हो जो इतनी स्किल देता हो। स्किल क्या है? हर इंडिविजुअल क्या, इसको भी आप ही इंटरटेन करो। हाँ, क्या नहीं करा रहा? सॉरी, आप बताएं क्या कहना है। हाँ, यहाँ पे उल्ट नजर आता है। तो यहाँ पे जो कर रहे होते हैं उनके लिए आप उल्ट हो रहा होता है, रिवर्स में नजर आता है। इनको सुनने क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, चलो दोबारा। अच्छा, तो आई वाज टेलिंग अबाउट दैट एवरी इंडिविजुअल इन पाकिस्तान who is earning taxable income, he needs a person who can tell him that is how he will file his return, what will be the tax treatment of his income. इवन कि आप किसी खुशी गमी में भी जाते हो ना, तो आप एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी बन जाते हो। क्यों? लोग पूछना चाह रहे होते हैं, मैं प्लाट बेचना चाह रहा हूँ, मैं प्लाट खरीदना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ टैक्सेशन इन्वॉल्व है, तो क्या होगी? मेरा बैंक में अकाउंट है, वो अकाउंट वाले कुछ इस तरह से कर रहे हैं मेरे साथ, तो इसमें टैक्स क्या होगा? तो मीनिंग देयर बाय कि आपको जो सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, इस जॉब की वजह से, वो मेरा नहीं ख्याल, आई बिलीव किसी और भी 16 में नहीं। फिर बहुत से ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कम मेहनत कर रहे हैं तो अपनी मेहनत को ज़्यादा कर दें। कि अगर आप कह रहे हैं कि अब 16 की जॉब है, यार ठीक है, 16 की जॉब है बट टेस्टेड है। दूसरा, अथॉरिटी बहुत है। और तीसरा, नॉलेज बहुत है। और आपके मुआशरे में रिस्पेक्ट बहुत है। ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अच्छा, सैलरी के भी कुछ लोग पूछते हैं कि सर सैलरी क्या है और क्या बेनिफिट्स हैं। जब हम लोग गए थे तो
शुरू में सैलरी बहुत कम होती है, शुरू में इनके पहले कुछ महीने, साल नहीं, इनिशियल कुछ महीने जो है सैलरी मैं सही तरह रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन जो हमें पहली मिली थी ना वो कोई अराउंड ये थी प्लस माइनस यहाँ करके थी। लेकिन एफपीआर में एक होता है स्पेशल अलाउंस, वो अलाउंस प्रोसेस होते हुए कोई तकरीबन 4-5 महीने लग जाते हैं, तो उसके बाद आपको कोई 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है कुछ और इस तरह के करके, तो आप विद इन अ ईयर जो है ना, या विद इन एन ईयर एंड हाफ आप तकरीबन यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और फिर एक आपको हाउस रेंट की मद में पैसे मिलते हैं, और वो कोई है हाउस की तरह का ये है, ठीक है। तो मीनिंग देयर बाय कि आप तकरीबन 73-74 को 1.5 में आप कर जाते हैं, यहाँ तक ये आपका पैकेज। और अगर आप जो स्टूडेंट पीएमएस करते हैं और वो BS17 पे जाते हैं, उनसे पूछने कि उनका पैकेज कितना है, तो वो इससे कम है, क्योंकि मैं उनके टैक्स के काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उनकी सैलरी इससे कम है। और अगर आपकी एलोकेशन किसी और थके हुए डिपार्टमेंट में होगी, या तो ये सोशल रिस्पेक्ट वगैरह ये वाली भी चीज़ें माइनस है। वेयर एज कि ये वाला बंदा 16 में रह के हलाल की ये वाली ले रहा है, और इसके बाद अगर वो लॉफुली अगर थोड़ा सा काम कर लेता है, क्योंकि अपनी स्किल तो उनके उसके बाद बहुत आ गई ना, और इस स्किल को अगर वो यूज करता है और मेहनत करता है, तो ये इसके साथ आप समझो कि एक जीरो लगा सकते हो। आप इसके साथ आप एक जीरो लगा सकते हो इस तरफ, अगर आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो। मैं क्यों बाहर आया, मेरे आने की भी यही वजह थी कि मुझे स्किल मिल गई है काफी हद तक, क्वालिफिकेशन मेरे पास है, गुजारा मेरा ठीक हो रहा है, मैं स्किल लेके ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बाहर आ गया, कि मैं बाहर आके अपना काम करता हूँ, वकील साहब भी हूँ, बेहतर अकाउंटिंग की डिग्री भी है। तो लेकिन इससे पहले एफपीआर के पहले जाने से पहले मैं कुछ भी नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये सारा सिस्टम होता कैसे है। जब मैंने उधर टाइम गुजारा, मैंने देखा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त है और मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैं बाहर आ गया। स्टूडेंट अक्सर कहते सर आप पढ़ा रहे हैं इनको, आप खुद क्यों छोड़ के आ गए? तो ये रीजन थी कि मैंने समझा कि मैं जो दाफुली जो है ना इसकी तरफ आ सकता हूँ, और जल्दी आ, और काफी हद तक आ भी गया हूँ, ठीक है। लेकिन स्टार्ट मुझे यहीं से मिला था, स्टार्ट यहीं से मिला था, तो इसलिए आप एक तो इरादा कर लें। और बहुत से नहीं सर जॉब में हम 16 में, तो भाई फिर आपने एप्लीकेशन ही नहीं जमा करवानी थी। अगर आपको ये 16 अच्छा नहीं लग रहा तो आप ना करते, लेकिन मैं कहता हूँ 16 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल। आप जितने भी पढ़े लिखे हैं, अगर आप स्किलफुली नहीं है, अगर आप किसी को कुछ काम ही नहीं करके दे सकते, तो फिर आप जो कुछ भी है वो आप कुछ भी नहीं। अब ये हमने हासिल करना है इंशाल्लाह। और मैं अगेन एम्फसाइज करता हूँ, आप लोगों के लिए भी बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है। मेरी बैचमेट लाहौर जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट है वहाँ बैठी हुई है और बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ज़बरदस्त। और ये सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है, कि ये नहीं है कि वो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर वो हार्ड वर्क करके अपने आप को स्टैब्लिश करती है। और ये वो लाफुल है, अगर अनलाफुल की तरफ चले जाओ तो उसका नहीं पता। ये है जो हक हलाल का, अगर आप लेट्स सपोज कि एक टैक्स पेयर है, उसका टैक्स असेस होता है फैसलाबाद में, आप लाहौर में हो, तो आपसे कुछ वो और टैक्स को मैनेज करने के लिए अच्छे मशवरे लेता है, किसी और से काम करवा रहे हैं, आप उसका काम कर रहे हो, तो इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल बुरी बात है कि वो वहाँ पे है, आप इधर हो, आप उसका काम कानून में रह के कर रहे हो, तो ये कोई इशू नहीं है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसको लेने के लिए हमने क्या करना है, ये 16 को वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा आप लोगों का माइंड मेकअप करना भी जरूरी है कि ये अचीव कैसे होगा। आपके ख्याल में कितने के एप्लीकेंट हो गए होंगे इस दौड़ में, कितने शामिल हो गए होंगे? हाँ, 1 लाख प्लस।
इस दौड़ में इससे प्लस कैंडिडेट है। जब मैं था, मेरा नाम जाहिद है, जाहिद रसूल, तो मुझे जो रोल नंबर मिला था उस वक्त 98,000 कुछ मिला था, 98,000 कुछ था। अब इस बात को 2017 से लेकर हम 21 में हैं, तो 4 साल तो गुजर गए। तो ये डेफिनेटली अगर हर साल 10% के साथ भी ग्रेजुएट जो होके बच्चे आ रहे हैं पढ़ाए, 10 नहीं चलो 5 कर लो, 5 नहीं 3 कर लो, तो फिर भी ये अगर एंड हुआ हो अगर 1,02,000 पे या इस तरह, तो अब मेरे ख्याल से ये होने चाहिए एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कितने होने चाहिए? मैं डरा नहीं रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी दैट what will be the level of hard work which you will do, and then you can expect that I am going to achieve this milestone BS16। ठीक है, और ये BS16 की सैलरी BS17 के बाकी इदारों से ज्यादा है। इस BS16 का जो सोशल रिस्पेक्ट है वो बाकी के प्लानिंग डिवीजन के स्टैट वालों के BS18 से ज्यादा है। आपका MNA MP आपको रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि बड़े लोगों का टैक्स का काम होगा ना, एक छोटा गरीब आदमी का टैक्स का काम होगा नहीं। तो वो बड़ा बंदा फिर आपको अप्रोच करता है कि यार और कुछ नहीं, चलो इसके साथ गलत व्यवस्था बना के रखा जाए, कल कहीं जरूरत पड़ी तो काम आ जाएगा। मैं अच्छा, तो ये है 1,25 में से अब चाहिए कितने? 492 पब्लिश हुए, कितने चाहिए? इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो आपका जो प्रोफेशनल है उसका इंशाल्लाह वर्ड बाय वर्ड मैं अल्लाह के फजल से आपको करवाऊंगा। ये 2 स्टूडेंट बैठे हैं, अटेंड भी करेंगे। हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 किया है, हमने उसका आप लाइन एक लाइन क्या, हमने वर्ड भी पढ़ा है उसका, कि कोई हमने वर्ड छोड़ा नहीं है कि यार ये इसको स्किप कर दें, नहीं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलेबस था वो कंप्लीट किया है अपने बैच पर, और साथ साथ में उसके टेस्ट भी दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट जो है वो 90% प्रीपेयर्ड हो चुके हैं उसमें, क्योंकि हम हर वीक के एंड पे हर मंडे को एक पेपर लेते हैं 100 मार्क्स का। तो उसमें से बहुत से मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं जो 90 को क्रॉस कर और कर रहे हैं, और 80 से अबाव काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि मुझे मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर आप बहुत इन डिटेल जाते हैं, आपको भी कंप्लेंट होगी ये वाली, सर हम फलानी अकेडमी के लेक्चर भी सुन रहे हैं, वो तो ट्रांसलेशन करते हैं, ऊपर से बताते हैं और आगे निकल जाते हैं। यार अगर ये करना है तो आप लोग मेरे पास क्यों आए हो? आप लोगों को क्या ट्रांसलेशन नहीं आती? आप लोगों को क्या जो टाइटल है उसको जुबानी याद करना है? मैंने तो कोई हेल्प नहीं करनी है आपकी। नो डाउट कि उसमें से 20 के नंबर आएंगे, 15-20 के दरमियान आएगा, तो टाइटल तो आप फिर घर बैठ के याद कर लो। आप टीचर के पास क्यों आ रहे हो? आप बाहर हो, जो आने जाने का टाइम है इसको भी बचाओ आप। तो यहाँ आप इसलिए आए हो कि 20 आपने टाइटल, अगर टीचर के पास 20 जाके रटा लगा के करना है ना, तो फिर वो आप ना आओ, फिर आप घर पे रहो और घर बैठ के रटा लगा लो। लाइक चलो आप 50 अचीव कर लेते हो, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए आपको फर्दर तो 35 की जरूरत है। ठीक है, तो वो 35 आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ आएगा। वो कैसे आएगा आपको? जब आप इन डेप्थ जाओगे। नो डाउट कि आपने 50-55, चलो आप मान लो कि ये भी मैंने गलत कह दिया, आप कहो कि आपको ये 50 नहीं, आपको मिल गए इन्होंने 60 मिल गए, तो यार वहां पे अगर कट ऑफ मार्क लग रहा है ना 87 पे, तो अगर आपके 86 भी है ना, तो आपके ये वाले खत्म है। इनकी क्या जरूरत हो सकता है मैं एक नंबर को ये एक नंबर ही ऐड करवा दूं आप इन डेप्थ जाके। इसलिए हम इस तरफ जाएंगे कि हम वो एक नंबर अचीव करें, वो एक नंबर हासिल करें, और एक नंबर हासिल करने के बाद हम जो है वो उन बंदों में चले जाएं जिनको हमें मिलेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दें। हम जिनके डॉक्यूमेंट जमा होने हैं हम डॉक्यूमेंट चेक करें, और चेक करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुला लें कि आ जाए आपका इंटरव्यू है। उसमें शामिल होने के लिए हम एक नंबर की कोशिश करेंगे।
अच्छा, फिर चलो, ये भी चलो आपने ना उस रट्टे से कर लिया, ठीक है, मैं मान लिया कि मैंने सही है यार, आप ये हद पार कर दी कि ठीक है ऊपर से बढ़ गया। वैसे क्या आप मान सकते हैं कि 1,25,000 में सारे ऊपर से पढ़ ले, 492 के 92 जो है ना वो ऊपर वाले आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मान लिया कि ये आप लोग इसके थ्रू ही आ गए, तो क्या इंटरव्यू में जाके उसने कॉन्सेप्ट नहीं पूछनी? जब वो इंटरव्यू के लिए 492 सेलेक्ट करने हैं, उनके लिए वो 31,000 को 3100 को बुला लेगा। तो 3100 जाएंगे तो क्या वो कहेगा मुझे सेक्शन नंबर का सिर्फ बता दो? नहीं, वो फिर यही चीजें पूछेगा जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। तो इसको अचीव करने के लिए, सारा करने के लिए आज हम सिलेबस देख लेते हैं। क्लास इंशाल्लाह आज थी पहली क्लास, तो इसलिए हमने गए 9:30 पे, और क्योंकि बहुत से लोगों को फर्स्ट टाइम आ रहे थे, पता ही नहीं था कि जाना कहाँ पे। क्लास का टाइम इंशाल्लाह हुआ करेगा ये। वन पीरियड जो हमारा हुआ करेगा वो ये होगा, इसके दरमियान में 30 मिनट आप लोग रिलैक्स करें, जो कुछ भी आप अगर बाहर जाना चाहते हैं बाहर जाएं, चाय पीना चाहते हैं, जो कुछ भी करना है, आप रेस्ट करना चाहते हैं रेस्ट करें, और फिर हम 11 बजे दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे। और ये हम सो डैट के जो चीज़ें मैं ऑफ़र कर रहा हूँ अपने बैच 1 में, ये टाइम मैं ऑफ़र कर रहा हूँ अपने बैच 1 में, टोटल टाइम ये 2 दिन होगा हफ्ते में, सैटरडे और संडे। वो दूसरी अल्टरनेट जो क्लास चल रही है वो 4 डेज चल रही है इन अ वीक, तो हम उसके पैरेलल चले जाएंगे। उतना ही टाइम हम सैटरडे और संडे को यूज़ कर लेंगे जितना टाइम वो 4 दिनों में रखते हैं, ये हम किया करेंगे। एक और बात, जो जूम एप्लीकेशन पे है स्टूडेंट, वो कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं करेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, हमने किसी भी एकेडमी ने शायद होंगे और भी, लेकिन अगर एडमिशन से पहले किसी ने इतने लेक्चर ऑफर किए होंगे, आप देख लें। अगर आपका दिल चाहता है फिर आप आए, अगर आप सेटिस्फाई हैं, अदरवाइज आप कोई और बेहतर चॉइस देख लें, ठीक है। अगर फिर आप ज्वाइन कर गए हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको अगर कोई मसला है तो आप हमें डायरेक्ट ही रब्ता करें, और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल गेम नहीं होगी कि जनाब एक इंडिविजुअल के साथ मसला है वो होगा, वो ये नहीं होगा कि हमारे साथ मसला, आपके साथ हो सकता है, आप आए आप डिस्कस करें आप, क्योंकि ये है एक क्लास डिवर्सिफाइड क्लास है। इस यूजुअली मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं सारे के सारे, सबका मेंटल कैलिबर तकरीबन तकरीबन एक जैसा है। ऐसे में पाकिस्तान पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन तकरीबन सबको पता है कि यार हमने ये अचीव करना है और ये हमारी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है और हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ क्या है, यहाँ मेरा स्टूडेंट बीए इकोनॉमिक्स भी है, बीकॉम भी है, एलएलबी भी है, बीबीए भी है, और कौन सा सीए का भी एक आध पेपर रहने वाला है, आईसीएमए वाला भी है। अभी मैं ये बीए के वाले को जेन में रख के डिटेल में जाता हूँ। ये सीए वाला ये नहीं कह सकता कि सर ये तो आप बहुत ही एबीसी पढ़ा रहे हैं। यार एबीसी किसको जरूरत है, तुम्हारा एक पेपर रहता है, तुम्हें नहीं आना चाहिए, फिर तुम्हारा तो एक पेपर रह गया ना सीए का, तुमने तो बहुत सारा पढ़ा होगा तो तुम फिर आओ ही नहीं। लेकिन हम क्या तुम्हारे लिए ऊपर से एडवांस पढ़ाने के लिए इसको छोड़ दें? तो इसलिए डिवर्सिफाइड। अभी अकाउंटिंग की टर्म आ जाती है जो बहुत आसान है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा ये बीकॉम वालों को सबको पता है, लेकिन लॉ वाले को और बीए वाले को तो अकाउंटिंग की उस टर्म का नहीं पता। तो हम उसको एक्सप्लेन करें तो आप इधर शुरू कर दें, सर ये क्या आपने शुरू कर दिया,
तो ऐसी प्लीज ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल बात आप लोगों ने नहीं करनी, और ना आपने चैट में जाके कोई ग्रुप बना लिया, ये ग्रुप बना लिया सर कि तो आज मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग हम अभी भी बता रहे हैं, आप लोगों ने फी नहीं दी, हम रिकॉर्डिंग ऑफर नहीं करते। ये है कि क्लासेस एंड हो जाती हैं अगर हमारी ये जो बैठी है नीचे स्टेक होल्डर कहते हैं कि जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट इनको प्रोवाइड कर दें तो हम रिकॉर्डिंग आपको देते हैं, लेकिन अभी भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दे रहे। यहाँ इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे, जूम पे पूरा बताएंगे, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, इनका कवर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एक्सपीरियंस, स्टूडेंट को बाद में जो इशू आना है, मतलब पहले ही जब एंगेजमेंट हो रही है स्टूडेंट और टीचर की, उस वक्त ही उनको पता चल जाए कि हम किन टर्म्स पे इकट्ठे हो रहे हैं। इसको प्लीज इस तरह ना लीजिएगा कि हम बहुत सख्त हैं, लेकिन हम ये एक्सपीरियंस बड़ा खराब है कि हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लोग 3-3 हज़ार में बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। और फिर ये इसलिए भी बताना ज़रूरी था कि सर आपने ये बताया नहीं, हालांकि हमने लिखा हुआ है, बताया तो इसलिए बताना भी ज़रूरी था कि सर आपने ये तो क्लियर कर देते ना कि हमने इस तरह की बात नहीं करनी। तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं जी बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने करना क्या क्या कुछ है। सिलेबस आपको तकरीबन सबको पता होगा कि हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसका एक सिलेक्टिव पोर्शन करना है। कौन सा करना है जी? ये राव साहब चैप्टर कौन सा है? 3 है। सेक्शन कितने हैं? 9 से लेकर 65 जी तक है। और इसके अलावा चैप्टर 10 है, उसके सेक्शन 137 से लेकर 146 तक है। ये इसका पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 है। ये सिलेबस है हमारा चैप्टर 10 पार्ट 4 सेक्शन। ये डील करता है कलेक्शन एंड रिकवरी, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस। ये जो है इसके पार्ट 10 है। ये 10 के 10 हमने करने हैं। ये पार्ट 10 के 10 करने हैं, चैप्टर 3 सारे का सारा, और पार्ट 4 का चैप्टर 10 का पार्ट 4 और ये वाले सेक्शन, और सिर्फ एक ही पार्ट है। बेसिकली है ये बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यही है, लेकिन वो बड़ा खराब है, वो यहाँ तक रुकेगा नहीं। ये मैं इतना सा आपको करवा दूँ नहीं, वो आगे पीछे घूमेगा तो आगे पीछे हम पहले ही घूम लेंगे। सही। इसके बाद वो सेल टैक्स कहते हैं। तो सेल टैक्स में सेल टैक्स एक्ट है कौन सा? 1990 है, 1990। ये कितना करना है? ये सारे का सारा करना 1 to all। इसमें सेक्शंस कितने हैं? इसमें सेक्शन है जी 76। इसमें चैप्टर कितने हैं? अच्छा ये लिख रहे हैं ना, तो ये इस तरह के भी वो 50 नंबर इसी तरह से करवाएगा, और फिर आगे जो 30-35 नंबर होंगे वो कंसेप्चुअली लेगा, और जो वो कंसेप्चुअली लेगा वही ऊपर मेरिट में चला जाएगा। आप कहेंगे सर पास पेपर हमने देखे वो तो सारे इस तरह के, हाँ आई एग्री, हाँ ऐसे ही है। 50 नंबर तो उसने इसी तरह देने हैं, लेकिन फिर 35 के नंबर उसने कॉन्सेप्ट से देने हैं। तो जिसका ये वाला भी स्ट्रॉन्ग होगा और जिसका कॉन्सेप्ट भी बेहतर होगा वो आगे फिर आएगा। अगर सिर्फ ये याद किए होंगे कि सेक्शन कितने हैं, पार्ट कितने हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम कॉन्सेप्ट वाले 35 ले लें और ये 50 छोड़ दें, फिर भी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, मेन ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं हो सका ना। तो हमने मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है। अच्छा, तो चैप्टर इसके 10 में शेड्यूल्स 13 हैं। 13 में से ओमिटेड हो चुके हैं 4, तो 9 जिंदा है।
ठीक है, तो आप जब प्लीज़ कल क्लास में आए तो शेड्यूल जो है और सेक्शन के टाइटल्स जो हैं इनका आपके पास प्रिंट होना चाहिए। लाइक बेटा आप रिक्शे में आ रही हैं, ये आपके पास 3 से 4 पेजेस आपके हाथ में होने चाहिए। घर से लेकर यहाँ पहुंचे तक आप इसको रिपीट करें। ये बड़ा मुश्किल है याद करना, लेकिन क्या करें, हमने जॉब लेने के लिए ये करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, फिर आप यहाँ आते रहें या उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये आपके हाथ में होने चाहिए शेड्यूल और साथ में टाइटल। टाइटल याद करने हैं और शेड्यूल को भी याद करना है और सही रटा लगाना है। और वही बात कि लाइक आप हैं, आप जॉब पे बैठे हैं, थोड़ा सा टाइम मिला, जेब में डाले हुए 4 पेजेस सामने रखें अपनी गाड़ी के, पढ़ लें उसे। ये लिटरली मैं वो बता रहा हूँ जो हमने किया था। अदरवाइज लाखों में 100 के अंदर आना बड़ा मुश्किल काम। तो इसमें वही कर पाएगा द पर्सन हु इज वेरी कमिटेड, वेरी डिसिप्लिन, वेरी डिटरमिनेड, वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी डिवोटेड। ये कोई इस तरह के डी हैं 4-5 जिसके अंदर होंगे ना, वो आ जाएगा। वो यही है, फर्क यही होता है कि वो कामयाब में और जो रह जाता है, क्योंकि जो कामयाब होता है उसने बड़ी मेहनत की होती है, वो उसको टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं एजाज का बता रहा था, जो सब इंस्पेक्टर है, वो जब यहाँ लाहौर आया, ड्यूटी उसकी वहीं पे थी नारोवाल एरिया में, अभी वो CSP है। लाहौर आया तो हॉस्टल में सारे लड़के सो जाते थे, वो नहीं सोता था। तो उन्होंने कहा यार एजाज तुम्हें क्या है कि तुम 3 बजे भी हम लोग उठते हैं तो तुम लैंप लेके बैठे होते हो, पढ़ रहे होते हो। कहते यार ये 6 महीने ही तो हैं। और मुझे वो जो गाड़ी है ना सब इंस्पेक्टर पुलिस वाली, वो नहीं सोने देती, जिसमें जाके गर्म में मैंने जाके बैठना है, वो मुझे सोने नहीं देती, इसलिए मैं जागता रहता। और 6 महीने उसने लगाए, रिजल्ट आया, पास, एलोकेशन हो गई। अब सारी उम्र 6 महीने एक तरफ, बाकी सारी जिंदगी का सुकून एक तरफ, है ना मतलब। तो ये आप लोगों के पास 3-4 महीने क्यों नहीं लगा सकते। और टीचर का काम ही ये होता है कि अपने स्टूडेंट को इंस्पायर करना, उनको बताना कि यू कैन डू दिस। कोई बाकियों को कोई पर नहीं लगे हुए स्पेशल किस्म के कि वो कामयाब हो जाते हैं, सिर्फ वो ये है कि वो फिर सोते काम है। वो रिक्शे में बैठ के जाते हुए अपने पेपर को निकाल लेते हैं। वो ड्यूटी के दौरान जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो पेज निकाल के सामने रख लेते हैं। एक पीरियड के दरमियान दूसरा पीरियड शुरू होने में 10 से 15 मिनट का गैप होता था। ये पीछे ICMAP की बिल्डिंग है। यहाँ मेरे साथ वाले स्टूडेंट यहाँ आते हैं जो जिन्होंने मेरे साथ 2012 में स्टार्ट किया। ICMA इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिग्री इन पाकिस्तान, लाइक CA। तो मैं कोई ये अपनी तारीफ नहीं करने लगा, लेकिन मैंने लेस देन 4 इयर्स में कंप्लीट की, जिसको लोग 10 साल में करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मुझे पता था, मैं भी ड्यूटी से आता था जी आपकी तरह, दौड़ के आता था कि यार किसी को बिठा के आना, कि थोड़ी देर बैठना, मैं अभी आया। तो मुझे पता था कि मैंने कितनी मेहनत के बाद यहाँ तक आ रहा हूँ। एक पीरियड खत्म होता था, लेट्स सपोज के 7 बजे स्टार्ट हुआ तो 18:30 पे खत्म हो गया, अगला 18:45 पे शुरू होगा। 15 मिनट्स की ब्रेक है, सारे जाके कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गपशप कर रहा है, कुछ कर रहा है। 15 मिनट साथ ही लाइब्रेरी है, वहां बैठ रहे हैं। जो टीचर ने पढ़ाया वो यूज कर लो, उस टाइम फौरन रिवाइज हो गया, रिजल्ट आया, पूरे पाकिस्तान में 11 पास है, आपका नाम उसके अंदर है। व्हाट इज द डिफरेंस? यही डिफरेंस है कि आपको पता है कि मैं हार्डवर्क करूंगा तो निकलूंगा, मैं कमिटेड हूं कि अगर एक बंदा भी इंस्पेक्टर बना तो मैं बनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह से दुआ भी कर रहा हूँ, और कोई चीज मैं छोड़ ही नहीं रहा। जब मैं कोई चीज छोड़ नहीं रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, दरमियान में नमाज का टाइम आता है, दौड़ के जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, आगे फिर बैठ जाता हूँ। वालदा कहती है कि ये चीज लेके, मगर सिर्फ 4 महीने मुझे दे दे, सिर्फ ये 4 महीने दे दे। वो कहते हैं फलानी जगह जाना है, ये मसला, सिर्फ ये 4 महीने थोड़ा सा मुझे कर लेने दे।
करें आप, और मैं आपको लिख के देता हूँ जो ऐसे करेगा, अगर वो ना पास हो तो फिर क्या, आप कहें ना कि मैं प्लीज कि ये 4 मंथ मुझे प्लीज आप, ये ना हो कि वालदा कहें कि जाना है, आप कहेंगे नहीं मैंने जब मेरे पेपर है FBR इंस्पेक्टर के, मैंने बनना ही बनना है, एक भी बना तो मैंने बनना है, वो जनाब जाए बाद में आप मूवी लगा के देख रहे हैं, आप मोबाइल पे शुरू हो गए, पता चले जी कि वो वापस भी आ गई हैं, उन्हें आगे खाना भी बना लिया, आप अभी तक मोबाइल पे वो फेसबुक पे लगे हुए, नहीं ऐसे नहीं। तो ये चीजें आपको बताना जरूरी है, आपने इस तरह करना है, और करना आपने इसलिए आपको बताया जा रहा है, हमने तो आपको सिर्फ असिस्ट करना है, आपकी हेल्प करनी है, तो मोटिवेशन ज़्यादा जरूर होनी चाहिए, और इसी ने इंशाल्लाह आपको आगे लेके आना है। तो ये प्लीज़ टाइटल आज से ही मेरे स्टूडेंट जो है ना, वो टाइटल जो है ना अपने पास अपने बैग में रख लें, अपने 4 पेजेस रखना मसला नहीं है, वरना पॉकेट में डाल देता है, 4 में मसला है तो एक एक करके डाल लें। देखो आप माइंड में रखें, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने शेड्यूल को जाते जाते रिवाइज कर लें माइंड के अंदर कि यार शेड्यूल से टेक्स्ट के ना 13 है, शेड्यूल में 4 तो खत्म हो गए, पीछे 9 है, ठीक है, जब शुरू करता हूं तो पहला शेड्यूल 3 नंबर पे आता है, ठीक है, वो किसको डील करता है, सही, थर्ड शेड्यूल जो है वो स्टैंडर्ड रेट को डील करता है, इन गुड को डील करता है, ठीक है, 4 कोई भी नहीं है, तो 1 से लेके 4 तक आप याद कर लें कि यार सिर्फ एक ही है, या 1 से 5 5 का बना लें, आप इस तरह करें कि टोटल 13 है ना, 13 में कहें 1 से 5 मैं एक हिस्सा बना लेता हूँ, इसको फिर तोड़ देता हूँ, आगे मैं करता हूँ 6 से 10, और फिर 11 से 13 याद कर लेता हूँ। ये टोटली अलग करके करने, ये तो बड़ी चीज हो ना, बड़ा काम करना, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया जाता है ना, छोटे छोटे, तो आप छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दे, अभी आपको पता चलेगा 5 के अंदर सिर्फ 2 जिंदा हैं, 3 तो मर चुके हैं, ओमिट हो चुके हैं, तो जो 2 जिंदा है, 3 है और एक 5 है, तो पहले में से सिर्फ ये याद कर लेंगे, कह दें कि ये आपकी स्टैंडर्ड जो टैक्स रेट है उसको डील करता है 17%, 30 डोल आइटम जो होती हैं, और 5 जो है वो 0 रेटेड। तो आपने क्या किया, तोड़ के 1 से 5 तक याद कर लिया, आपने बेसिकली 3 और 5 नहीं किए, आपने 1 से लेकर 5 तक कर लिए, क्योंकि 3 तो मिट हो चुके हैं उसमें से, तो आपने 3 से लेकर 5 तक आप याद कर चुके हैं। इसी तरह आप 6 से लेकर 10 तक को तोड़ लें, सही, आप कर लें कि यार 6 जो है ना ये एग्जाम्प्ट गुड्स को डील करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, ठीक है, 7 फिर फॉल्ट हो चुका है, 8वां जो है वो रिड्यूस रेट को डील करता है, 9वां जो है वो मोबाइल से रिलेटेड है, मोबाइल सिम्स वगैरह का टैक्स जो है, और 10वां जो है वो भट्ठे वालों को, ब्रिक्स वालों को। लो जी, याद हो गया आपको, आपने क्या किया, तोड़ लिया उन्हें, क्या आपने कहा मैं 6 से 10 तक को याद कर ले, ठीक, तो 6 जो है वो एग्जाम्प्ट को डील करता है, 7वां है ही नहीं, 8वां जो है वो रिड्यूस रेट, 17% मैंने कहा ना स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड से कम जो भी होगा वो रिड्यूस रेट, ठीक है, 9वां मोबाइल को, और 10वां जो है वो, इस तरह करके आपने याद कर, 10वां भट्टे वालों, इस तरह अपने आप को ना कनेक्ट कर लो ना, चीजों को आपस में मिला लो, को तल्लक बना लो, इस तरह याद कर लो, और आप जा रही हैं, कितने दिन नहीं याद होगा, क्या 4 महीनों के दरमियान पक्का नहीं हो जाएगा, जब आपके सामने पेपर आएगा तो आपका दिल कर रहा होगा कि मैं 5 मिनट में पेपर करके आ जाऊं, अगर आपने इस तरह की मेहनत की हो रोजाना, डेली, क्या आप सोने से पहले लेटे हुए बेड के ऊपर टेबल, या जेन में रखेंगे तो मैं शेड्यूल रिवाइज कर लेता हूँ, 13 के 13 रिवाइज करें, जो नहीं आता आपके पास पिलो के नीचे पड़ा, वो उसे एक को याद कर ले, और फिर एक पे कंसंट्रेट करें कि हमेशा यही भूलता है, तो जो भूलता है वो आपको पक्का याद हो जाएगा, वो 1 नंबर देगा, पक्का देगा, हर एक के पेपर में आएगा 1 नंबर आपका, वो आप सिक्योर कर चुके। बाकी टाइटल्स जो है 76 को लगातार याद नहीं हो सकते ना, तो उनको भी तोड़े, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, उनको छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, छोटे हिस्से में डिवाइड करके, पता है कि उसने क्या हमसे 10 नंबर ये लेने ही लेने, टाइटल्स पे उसने
10 नंबर तो मैं क्यों छोड़ूं 10 नंबर, और ये एक है भी ऐसी चीज जो कि पता है आनी ही आनी है और मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल इन द सेंस यार कि ये तेरा याद करने कितनी की मुश्किल है, और 1 नंबर आना है तो क्यों ना हम 1 नंबर दें, क्यों मिस करें। फिर टाइटल में पता है कि उसने ये पूछने ही पूछने हैं, 10 नंबर पूरे करने ही करने हैं, तो हम क्यों ना टाइटल को याद करें, हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको, ये आप लोग अभी प्रिंट निकाल के अपने पास रखेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बता दिया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज एक्ट। देखो ये वाला जो होता है ना सेल, इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बताता जाता हूँ कि पहला है तो ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, और आपकी सिमत सीधी कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये किस तरह अचीव करना, कैसे हमने यहाँ तक पहुंचना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये इंटरव्यू में अगर पूछ लेता है कि सर, कह देता है कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स में फर्क बता दो जी मुझे, तो क्या होगा कि सर अल्फाज से ही जाहिर है, इनकम कमाई पे टैक्स है, सेल टैक्स खर्च करने पे टैक्स। आपने कमाया, कमाने पे जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स। आपने जो अर्न किया, जो अर्निंग पे टैक्स लगा वो इनकम टैक्स। आप जो चीजें खर्च करते, कमाने के बाद आपने एक्सपेंस करने होते हैं, कोई जूस पीता है, कोई आइसक्रीम खाता है, ठीक है, कोई और इस तरह के मामला करता है, तो खर्च करते हुए आपको जो प्रोडक्ट मिलती है उसकी कीमत के अंदर सेल टैक्स भी होता है। तो आप ये कंजम्पशन पे टैक्स ले रहे हो, आप एक कमाने पे टैक्स, एक कंज्यूम करने पे टैक्स। तो कहेंगे सर तीसरा आपने जो एक्साइज का पूछा, वो पूछ लेते हैं कि एक्साइज क्या होता है, तो फिर आप वो भी बता दें। वो खर्च करने से रोकने के लिए टैक्स। एक्साइज क्या हो गया, आपको जो आप जंक फूड्स कहते हैं, जंक फूड्स हो गई, या आपकी सेहत के लिए मुज़र चीजें जो हैं, जो इंजरियस फॉर हेल्थ होती हैं, उनको इस्तेमाल से रोकने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है वो एक्साइज होता है। लाइक अभी कहेंगे सिगरेट पे टैक्स, सिगरेट पे बहुत सारा टैक्स होता है, एक्साइज लगता है, क्योंकि लोगों को रोका जाए कि ये मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात जो अलाउ नहीं होते, या कुछ अलाउ भी होते हैं जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते, उन पे टैक्स लगा दिया जाता है ताकि लोग इसकी कंजम्पशन को कम कर दें। तो एक हमने पढ़ना है फेडरल एक्साइज एक्ट, और फेडरल एक्साइज एक्ट कौन सा है, 2005। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, ये बहुत छोटा हिस्सा है। देखो जिस तरह सेल टैक्स, इनकम टैक्स लॉ is one of the most complex law of this planet Earth. The most complex. Even Newton said this. These are the words of Newton. He said, income tax law is one of the most complex law. तो ये कैसे कम्प्लेक्स है, अपने लेक्चर्स के दौरान आपको बताऊंगा। ये बहुत पेचीदा है, हर साल दो दो बजट आ रहे होते हैं, हर दफा चीजें चेंज हो रही होती हैं, तो चीजें चेंज हो रही होती हैं। कोई कमाई ये इस पे ये है, ये एग्जेम्प्ट है, ये रिड्यूस है, ये इस तरह है, तो इसलिए ये बहुत पेचीदा है, इसलिए इसको हमें पढ़ना भी बड़ा पड़ेगा। सेल टैक्स एक्ट तकरीबन हर तरह की चीज पे सेल टैक्स लग रहा है, सिवाय उनके जो एग्जेम्प्ट हैं। एग्जेम्प्ट बहुत थोड़ी हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। एक्साइज थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनका गवर्नमेंट इस्तेमाल रोकना चाहती है या कम करवाना चाहती है, तो इसलिए ये छोटा सा है, काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स और सेल टैक्स। इसके टोटल 49 सेक्शन है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना होगा, इसके बाद हमने करना है फंक्शंस ऑफ एफबीआर। एफबीआर का जो एफबीआर एक्ट है 2007, एफबीआर एक्ट 2007 है। इसके टोटल है 10 पेजेस।
तो इंशाल्लाह एक दिन में हम लोग ये FPR एक्ट जो है वो उसको गो थ्रू कर लेंगे। फिर रह गया फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी देखा जाए तो बहुत ही वास्ट चीज़ है, पाकिस्तान की पूरी माशियत की पॉलिसी, ठीक है, लेकिन हमारे जो रेलिवेंट है हम उसको टारगेट करेंगे। अगर देखा जाए तो ये तो पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट ही है, पूरे मुल्क को चलाना, तो इसमें हम जो हमारे रेलिवेंट है वो हम कर लेंगे। और फिस्कल पॉलिसी में वो 5 से 6 नंबर ले सकता है, तो इसको हम उस तरह माइंड में रख के, फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होती है, एक आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे होते हैं, खोल रहे होते हैं इकानमी को, या इकानमी का साइज छोटा कर रहे हो। तो अगर आपने बढ़ाना है इकानमी को तो गवर्नमेंट के पास टूल होते हैं, हथियार होते हैं कि वो टैक्स कम कर देती है, अपने खर्चे बढ़ा देती है, तो इस तरह इकानमी एक्सपैंड कर जाती है। और गवर्नमेंट जब अपनी इकानमी को छोटा करना चाहती है, ताकि देखो लाइक कि किसी चीज़ पे अगर टैक्स ज़्यादा हो जाए तो वो आप ज़्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? कम खरीदोगे। लाइक आपके इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगा दिया जाए 50%, ठीक है, तो आप अपनी इनकम कमाने वाली एक्टिविटी ज़्यादा करोगे या कम करोगे? यार 50% तो गवर्नमेंट ले लेगी, मैं इतनी एक्टिविटी करके इतनी मेहनत करके मुझे क्या मिलेगा? मैं किसी और मुल्क में जाके कर लेता हूँ, मिल लगा लेता हूँ कि इनको 50% देना है, तो मैं किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। यहाँ करके मैंने क्या करना है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट कहे कि जी 30% रेट है, हम रेट ऑफ टैक्स जो है वो 20% पे ले आते हैं, 19-29% चल रहा है कंपनी का रेट, अगर गवर्नमेंट जो 15% पे ले आई हो, तो क्या जो दूसरे कंट्री में वो यहाँ पर आके नहीं आ जाएंगे, सरमाया आ नहीं जाएगा, इकानमी एक्सपैंड ना कर जाएगी। तो ये वो इकोनॉमिस्ट के काम है, मुआशिरत वालों के काम है, फिस्कल पॉलिसी हमने मोटा मोटा पढ़ना है इसके बारे में, जो हमारे लिए कि हम अपने कोर्स को कवर कर सकें, कि हमारा कोई एक आध नंबर इससे रह ना जाए, तो हमने उस तरह पढ़ना है। तो अब इसके अलावा कुछ और है कि रिफॉर्म्स हैं, FBR की रिफॉर्म्स, तो वो हम जब FBR एक्ट को पढ़ रहे होंगे, रिफॉर्म्स को उसके अंदर ही कवर कर लेंगे, और यही हमारा प्रोफेशनल सिलेबस होगा, यही आप लोगों को हम इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और ये पढ़ाने के साथ साथ इंशाल्लाह हम आपसे हर वीकली एक टेस्ट भी लेंगे, और टेस्ट का ये हुआ करेगा कि इस मंडे को तो आपका टेस्ट नहीं होगा, आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट मंडे से, सही। तो नेक्स्ट मंडे को अगर आप कहते हैं कि सर हमने इधर बैठ के टेस्ट, हमारे का एक तरीकाकार ये है कि आपके पास ना मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप ज़रूर होना चाहिए जिसके ऊपर आपको लिंक मिलेगा। तो सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ, तो मार्केट में प्रैक्टिस है कि लिंक मिलेगा, आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप टेस्ट के ऊपर चले जाएंगे, टेस्ट को आप अटेम्प्ट करते जाएंगे MCQs को, और जब आप कंप्लीट करेंगे, सबमिट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, तो फ़ौरन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इसी तरह हम हर मंडे को हम टेस्ट देते रहेंगे, और जब तक हमारी, और फिर इंशाल्लाह कि जो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं जिस तरह आप लोग हैं, इनकी लिए टिल एग्जाम हम कोई ना कोई टेस्ट लेते रहें इनसे, ताकि क्लासेस तो चाहे हमारी एंड हो जाए, कोविड की वजह से लेट हो गए, कि हमारी मेहनत जो इतनी की हुई है वो ख़राब ना हो, और आप लोग भी इन टच रहें कि यार कि पढ़ते रहें साथ साथ, कि यार और कुछ साथ में दोबारा टेस्ट भेजना है, मेरे मोबाइल पे लिंक आ जाए, मैं ग्रुप के अंदर हूँ, मैंने क्लिक करना है, मैंने टेस्ट दे देना है। तो इस तरह आप भी लिंक रहेंगे, क्योंकि कोविड की एनवायरनमेंट में कोई पता नहीं, हो सकता है 1 महीना लेट हो जाए पेपर, ये पूरी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 21 से पहले तो कभी भी नहीं लेंगे ना, नवंबर से, उससे पहले कभी भी नहीं लेंगे, तो इंशाल्लाह उससे पहले हम अपना कोर्स कवर कर चुके होंगे, अल्लाह ना करे। लेकिन ये है कि दिसंबर के मिड तक जाना है इन्होंने, लेकिन अल्लाह ना करे डिले ज़्यादा होता है तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे, आपसे पेपर लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास डाटा बैंक पड़ा है, तो 3-4 घंटे लगते हैं, वो बिठा के हम पेपर अपलोड कर दिया करेंगे, आप लोग उसको टाइप कर लिया करेंगे। तो कौन सी
चलें, तो ये है कि टोटल सिलेबस। तो फिर क्या मैं शुरू ना कर दूँ सिलेबस खोलना? हाँ हाँ सर, ये जो आपने टेस्ट की बात की है वो हमें घर पे करना है? नहीं, आप क्लास में बैठे, मतलब कि यहाँ पे अटेंड? हाँ, ये स्टूडेंट जो मेरे क्लास में स्टूडेंट होते हैं, क्लास में बैठे हैं, अगर आपके पास मोबाइल है और मोबाइल पे इंटरनेट भी ऑन है तो आप ग्रुप में मौजूद हैं, आपको लिंक मिलेगा, आप यहाँ बैठ के लिंक पे क्लिक करें, वो इधर बैठ के क्लास में टेस्ट कर लें। तो आप बेसिकली जो नेसेसिटीज़ हैं, आपके पास इंटरनेट वाली कोई ना कोई डिवाइस होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका टेस्ट है। हम ये नहीं करेंगे कि आपको पेपर डिलीवर नहीं करेंगे, क्लास में आए तो आपको भी क्लास में बैठ के भी करना मोबाइल पे ही होगा। आप टिक करते जाएंगे, सबमिट करेंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। बट सर हमारी तो सैटरडे संडे क्लास है, मंडे को आना पड़ेगा। नहीं, मंडे को हम आप टेस्ट देने ना आए, आपके घर में टेस्ट पहुंच जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर। वो घर पे करें? हाँ, क्योंकि एक आपको ये और बेनिफिट नहीं हो गया कि क्लास में आके आपका जो टाइम वेस्ट होना है 30 मिनट्स टेस्ट के, वो आपको ये जो दूसरी क्लास है वो जो टाइम स्लॉट है उसके अंदर पेपर देती है। ठीक है, तो आपको पेपर घर में वही स्लॉट आप अपने कर, और ज़रूरी नहीं है कि आप उस वक्त करें, आप उस दिन नहीं कर सके मंडे को, लिंक तो मौजूद है, आप ट्यूसडे को तैयारी करके कर लें, वो हम रिमूव तो नहीं कर रहे उसको। आप ट्यूसडे को कर लें, ट्यूसडे को आप नहीं कर सके आप वेडनेसडे को कर लें, आप पेपर अटेम्प्ट करें। और अगर आप कहते हैं क्लास में बैठ के करना है तो अगले हफ्ते जब इधर आए तो इधर आके बैठ के कर लें, क्योंकि वो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, जस्ट वो। अच्छा जी, तो अल्लाह का नाम लेके हम अपने सेल टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है स्टार्ट करने का सेल टैक्स एक्ट। वो ये है कि नो डाउट कि ये दो इक्वली इम्पोर्टेंट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल टैक्स एक्ट, इन दोनों का वजन बराबर ही है, तकरीबन 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 बराबर, 19-20 का फर्क होगा, तो दोनों ने इक्वली ही मार्क्स लेने हैं। ये हम पढ़ा चुके हैं अपनी क्लास में, जो क्लास पहले हो गई है, ये हमने पढ़ाना है। तो उधर के स्टूडेंट अगर कोई मिस कर जाता है और हमें वो रिक्वेस्ट देता है टाइमली, तो हम उसको ये एक्सेस दे देंगे कि यार चलो आप घर बैठ के इधर से कवर कर लो, ये हम पढ़ा रहे हैं। आप में से किसी की रह जाती है ड्यू टू सम रीजन, तो आप कह देते हैं कि सर आप जो दूसरी क्लास में ये आपने पढ़ाना है तो मुझे काइंडली उसकी एक्सेस दे दें। ठीक है, तो हम उस बंदे की उस उधर एक्सेस दे देंगे तो आपकी क्लास मिस नहीं होगी। तो इसलिए हम सेम पैरेलल लेके चलते हैं इसे, और जब हमारा ये सेल टैक्स कंप्लीट हो जाएगा हम इनकम टैक्स की तरफ आ जाएंगे या बाकी कोर्सेज इकट्ठे लेके चलेंगे और फिर आपको कवर अप करवा दें। सर एक क्वेश्चन है, ये सब में से इक्वली क्वेश्चन आएंगे इनकम टैक्स सेल टैक्स के, इसमें ज्यादा पार्ट वेटेज क्या है सेल टैक्स और इनकम टैक्स की? मैं यही कह रहा हूँ 19-20 के फर्क होगा। देखो यार, जो मुकाबले का इम्तिहान है ना, उसमें आप रोक नहीं सकते किसी को। मेरे जो बाकी स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मैंने उनको बताया था कि मेरा इंटरव्यू किस चीज़ पे हुआ था, बताया था जी राव साहब, मेरा इंटरव्यू मेरी टाइप पे हो गया था कि जनाब मैं तो इंटरव्यू तैयार करके आया हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फंक्शंस ऑफ एफबीआर, रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, फिस्कल पॉलिसी, और मैंने जो आईसीएमए में पढ़ा हुआ है तो मेरा बैकग्राउंड है, मुझसे तो वहाँ से पूछा जाएगा। मेरी प्रिपरेशन ये होनी चाहिए ना कि मैं जा रहा हूँ, मेरा पूरे का पूरा इंटरव्यू मेरी टाई पे हो गया था कि जेंटलमैन ये टाई आपने कहाँ से ली है। वेटेज देखो कि आपसे पूछ लिया जाएगा ये शर्ट कहाँ से पहन के आए हो, किस दर्जी से सिलवाई है, कब से सिलवा रहे हो, कितने की सिलवाते हो, आप परेशान नहीं होगी यार ये इंटरव्यू हो रहा है। तो इस तरह भी होता है। तो हमसे तो ये हुआ था, मुझसे उन्होंने पहले कुछ 8-5 मिनट मेरी उन्होंने टाई भी करवा ली थी, उल्टी करवा ली थी कि ये बताओ कि ये टाई जो है ये आपने किस कंपनी की बनी हुई है। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, आई एम नॉट ब्रांड कॉन्शियस, बट वी वांट टू नो डैट। इसको उल्टा करो टाई को, मैंने उल्टा किया, अच्छा ये देखो इसने बनाई हुई है टाई, दैट वाज माय इंटरव्यू। ये सारा झटका झटका देने के बाद फिर उन्होंने देखा कि नाउ हाउ द कैंडिडेट रिएक्ट्स, सो आई वाज कंफर्टेबल। मुझे पहले बताया गया था
कि यार जिस तरफ भी लेके जाएं चले जाओ। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी वेरी फर्स्ट क्लास है तो इसमें ये चीज़ें आपके माइंड में क्या ज़्यादा पक्की बैठ जाएं। किधर गया हमारा राव? ये पढ़ाओ। देखो, दुनिया में कोई बंदा कंप्लीट नहीं है सिवाय अल्लाह ताला ने जिनको कंप्लीट भेजा था। तो किसी का इल्म भी कंप्लीट नहीं है। अब ये हम खत्म करते हैं। अब आपसे वो पूछ लेता है अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपना कोई, अगर किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है वो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछ लेता है। डेफिनेटली आपको नहीं आना चाहिए, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है और आपने बीकॉम किया होगा, और वो क्वेश्चन पूछने के बाद आपको नहीं आता और कहते हैं यार आपको ये भी नहीं पता, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि सर मुझे वो बहुत सारी चीज़ों का पता है जो आपको नहीं पता। ये कहना नहीं उसे, ठीक है? ये आपने कहना नहीं है, लेकिन आप अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए आपके माइंड में ये जरूर होना चाहिए कि सर नो प्रॉब्लम। आप इतना मुस्कुरा के ये कहने से वेरी सॉरी, वो समझ जाएगा कि इसने सॉरी किस तरीके से गाया मुझे, कि मैं जनाब बीकॉम हूँ, मुझसे पूछ रहे हो कि फलाना फार्मूला बता दो केमिस्ट्री का, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो आप कह देंगे सर वेरी सॉरी सर, वो अगले क्वेश्चन पे आ जाएगा। उसने यही देखना है कि अब जब मैंने बाउंड्री मारी है उल्टा क्वेश्चन किया, उसके बाद ये रिएक्ट कैसे करता है, इसका रिएक्शन कैसे है कि बाकी जो इसको आता था वो भी भूल गया कि मैंने 2-3 इसको ऐसे पूछनी है जो इसके है ही नहीं, तो ये कहीं वो चला गया कौमे में कि जनाब अब मुझे जो आता भी, अब वो आपसे पूछ रहे आपका नाम क्या है, आपको याद नहीं आ रहा। लेकिन ये क्योंकि उसने 4-5 इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछे, इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछने के बाद आपको सही काम पे लेके आ रहा है, और उसने जहां पे आपको लाना था वो ले गया, आपको वहां पे ले गया, वहां पे उसको उसने भी देखा, अभी देखते हैं कि इसमें प्रेशर बढ़ गया, तो अब ये हैंडल कैसे करता है। प्रेशर भी डाला है उसने कि जो था ही नहीं प्रेशर। अगर मेरी टाई उतरवा दी जाती है तो इसमें मुझे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए कि यार ठीक है वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, कर ले। उसने किया, मैंने उसको दिखा दी कि ये ले लगा ले। फिर मैं बैठ गया वहां पे, मैं बैठ गया तो उसने जनाब क्वेश्चन पूछे, जैसे उसने मेरे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे उसको मैंने सेटिस्फाई कर दिया, तो उन्होंने फिर थैंक यू कहा मुझे कि ठीक है कि जो वो लेना चाह रहे हैं जॉब के लिए उनको उस तरह का बंदा मिल गया। उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और सेल टैक्स का काम करने के लिए बंदा चाहिए ना, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज है ना, चाहे हमें अभी लगाते इनकम टैक्स में ही है, सेल टैक्स का काम नहीं करवाया जा रहा, लेकिन आप इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज मीन तमाम रेवेन्यूज ऑफ पाकिस्तान जो एफबीआर के अंदर है, सेल टैक्स भी, एफईडी भी, सारा हम उसके इंस्पेक्टर होंगे आप लोग, ठीक है? तो फिर आपके माइंड में आप बिल्कुल क्लियर होके जाना है कि आपने, एक मेरा दोस्त है उसके उन्होंने पूछा क्वेश्चन तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, कहते सर इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो उठो जाओ, तुम टीवी शो थोड़ा करने आए हुए। उसने क्वेश्चन किया, अच्छे तरीके से उसे रिस्पेक्टफुली कहें कि सर आपको अगर आता है तो उसको जवाब दें, अगर नहीं आता तो थोड़ा सा इस तरह शो करें कि आई एम ट्राइंग टू रिकॉल दैट, और रिकॉल करने के बाद भी मैं अपने वर्ड्स में नहीं ला पा रहा तो फिर कह दे सर आई एम सॉरी या पार्डन, जो भी आपने माफी मांग के उनसे कहेंगे, चलो वो अगले पे शिफ्ट हो जाएंगे, आप उन पे कमेंट करना शुरू कर देंगे क्वेश्चन बहुत अच्छा, तो ये भी नहीं करना। फिर वहाँ को बड़ा आंसर, उसके बाद पहले भी अच्छी जॉब थी, कहते यार आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो उसने क्वेश्चन किया तो मैंने कह दिया इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस तरह काम भी नहीं करना। अच्छा, तो अब हम सेल टैक्स को पढ़ते हैं यार, लेट्स स्टार्ट द सेल टैक्स। इस चीज को नहीं माइंड में लाना कभी भी, अगर आपको 10 के 10 पहले उसने पूछ ली है ना कि नहीं आपको आए तो बी कॉम नहीं यार, अगर इसने एक भी मेरे वाला पूछ लिया ना सब्जेक्ट के रिलेटेड जिसकी मैंने तैयारी की हुई है तो मुझे ये एक क्वेश्चन की वजह से रख देगा, और ऐसे ही होता है। उसने आपको आपके एक क्वेश्चन की बेस पे ले लेना है कि जिस जब भी उसने आपसे पूछा टैक्स के बारे में और आपने उसे कन्विंस कर दिया तो उन्हें इंस्पेक्टर टैक्सेशन चाहिए।
सही। और वो भी बड़े मजाक कर रहे होते हैं, समटाइम वो मजाक के मोड में भी आ जाते हैं। इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर कर लीजिए कि बिफोर गेटिंग इनटू द इंटरव्यू at least you must be able to introduce yourself in English. And uh, if you can give the explanation in English, then it will be a very, very plus point for you towards your success. अगर आप एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में कर देंगे तो आपके नंबर को, आपके मेरिट को बढ़ा देगा। आप वही आंसर जो है आप उर्दू में कर रहे होंगे, क्योंकि ये है पाकिस्तान में ऐसे ही है। अगर आप वही सही आंसर आप उर्दू में दे रहे होंगे तो हो सकता है कि 200 नंबर का जो इंटरव्यू है वो आपको 150 दे, लेकिन वही आंसर आप इंग्लिश में करेंगे तो वो हो सकता है आपको 175 पे उठा के दे जाए। और आप 100वें नंबर पे अगर 492 में आना है आपने, तो वो आपको 10वें 12वें नंबर पे दे जाए। तो ये आपकी इंग्लिश जो है ना, कम्युनिकेशन के लिए नहीं जी। सेल्स टैक्स एक्ट 1990, सेल टैक्स एक्ट 1990 1990, ये हमें पता है ये किस पे लगता है। नोट करें ये किस किस पे लगता है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, लिंक, यही 5 चीजें हैं जिनके ऊपर सेल टैक्स एक्ट 1990 वो लागू होता है। इंपोर्ट का आप सबको पता है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर से कोई चीज़ आएगी वो इंपोर्ट होगी। जैसे वो पाकिस्तान के अंदर आएगी, कस्टम वाले खड़े होंगे, उस पर सेल टैक्स लगाएंगे। एक्सपोर्ट, पाकिस्तान में चीज़ बनी, पाकिस्तान से बाहर जा रही है, कस्टम वाले वहाँ खड़े हैं, सेल टैक्स वहाँ से लेंगे और फिर आपको बाहर भेजते जाएंगे। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन एक जैसा ही है। कुछ उन्होंने प्रोडक्शन की कैपेसिटी के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, इतनी अगर प्रोडक्शन करोगे तो कितना टैक्स लगेगा। ये तो उस प्रोडक्शन पे जब आप कुछ होते हैं वो कंपनियां वो टैक्स को एवेड कर जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर इतनी बिजली लगेगी, इतना रॉ मटेरियल लगेगा तो इतना तो चीज़ पैदा होगी उससे। तो हम जब इतनी चीज़ कंज्यूम हो जाएगी ना, बिजली अगर इतनी कंज्यूम हो जाएगी तो आपने इसका मतलब है इतना प्रोड्यूस किया, तो आपसे हम प्रोडक्शन पे टैक्स ले लें। मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स है और कंजप्शन पे टैक्स है। जैसे ही आप चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उस पे टैक्स होगा। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो यही कहते हैं कि सेल टैक्स किस पे लगेगा। आप कहेंगे सर इन 5 पे लगेगा। ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद यू। यार हमने इतनी मेहनत की, FPSC ने एक अच्छे कैंडिडेट को तलाश करने के लिए, वो कैंडिडेट हमारे सामने बैठा हुआ है। वो खुश होते हैं कि यार देखो कोई ना कोई तो अच्छा बंदा सेलेक्ट करके भेज रहे हैं जो जाके काम सही करेगा। रियली उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम जिसको भेज रहे हैं उसको चीज़ों को पता है, जाके कल सही काम करेगा, इसको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, तो क्या सेल टैक्स एक्ट जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो उस वक्त सेल टैक्स एक्ट 1990 भी अवेलेबल था? डेफिनेटली जी। इसका नाम, इसके साल से ही पता चल रहा है कि ये 1990 में भी काम हुआ है। तो धमाका जो है ये वाला 1990 में हुआ। इससे पहले कुछ और चीज़ थी, इससे पहले कोई और सेल टैक्स एक्ट होगा। तो जनाब नोट करें, इससे पहले सेल टैक्स एक्ट जो था वो 1951 था। तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल टैक्स एक्ट 1990 से पहले कौन सा सेल टैक्स एक्ट था, सेल टैक्स किस एक्ट की मदद से लगता था? तो आप कहेंगे 1951 से। अगर इससे पहले देखा जाए तो 1948 वो सेल टैक्स एक्ट था। और ये साथ याद कर लें कि ये 1948 था जब सेल टैक्स को फेडरल टैक्स कहा गया।
इससे पहले ये सूबाई टैक्स 1948 से पहले, और 1948 से पहले जब ये सूबाई टैक्स था तो सिर्फ 2 सूबों में लगता था, वो था हमारा सूबा पंजाब और हमारा सूबा सिंध। इसके अंदर से 4-5 क्वेश्चन सेट, अगर मैं भी चाहूँ तो 5 क्वेश्चन बना सकता हूँ। ये सेल टैक्स एक्ट 1990 से पहले कौन सा एक्ट था? 1951। 1951 से पहले कौन सा था? 48 में वो किस पे लगता था? वो था जब फेडरल को स्टार्ट हुआ, इससे पहले सिर्फ जो पंजाब और सिंध को लगता था। ये 48 के अंदर कोई इसकी खसूसियत बता सकते हैं? जी मैं बता सकता हूँ, ये लाइसेंस्ड पर्सन है उस पर लगता था कि लाइसेंस्ड ट्रेडर वगैरह आपस में जब सेल करेंगे तो वो सेल टैक्स नहीं देंगे, उसका कॉन्सेप्ट टैक्स नहीं। ठीक है। और फिर क्या जब ये आया 1951 तो इसमें ये चलता रहा और ये किस पे लगता था? उस वक्त ये लगता था सिर्फ एक्साइजेबल गुड्स पे। उस वक्त पाकिस्तान को इतनी पैसों की जरूरत नहीं थी, इसलिए सिर्फ वो सेल टैक्स एक्साइजेबल गुड्स पे लगाते थे। एक्साइजेबल गुड्स वही गुड्स जिनका मैं बता रहा हूँ कि कंजम्पशन को कम करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक्साइजेबल गुड्स पे लगता था। एक बड़ा काम हुआ 1981 में। कब हुआ? 1981 में एक बड़ा काम हुआ, और बड़ा काम क्या हुआ कि ये एक्साइजेबल के साथ साथ नॉन एक्साइजेबल पे भी लगना शुरू हो गया। तो ये पूछ सकता है कि कब नॉन एक्साइजेबल पे सेल टैक्स लगना शुरू हुआ? आप कहोगे 1981। वो पूछ सकता है कि 1951 वाला एक्साइजेबल पे लगता था, नॉन एक्साइजेबल पे लगता था, किस पे लगता था शुरू में? तो आप बता सकते हो कि सिर्फ एक्साइजेबल पे लगता था। ठीक है, तो फिर ये आ गया 1990 सेल टैक्स एक्ट। क्यों आया? क्योंकि चीजें ही इतनी पेचीदा हो चुकी थी कि नए कानून की जरूरत पड़ गई। तो एक नया कानून आया, सेल टैक्स अमेंडेड एक्ट। नोट करें, सेल टैक्स अमेंडेड एक्ट। सेल टैक्स अमेंडेड एक्ट 1990, ये आ गया जी 1990 के अंदर सेल टैक्स अमेंडेड। अच्छा, अगर आपको देखने में कोई डिफिकल्टी है ना, आपको शेयर पे आ जाए वहाँ, ये अगली वाली पे, तो आपको ज्यादा वो सामने हो जाएगा बोर्ड आपके। तो सेल टैक्स अमेंडेड एक्ट आ गया। ये कब से शुरू हुआ? 1/11/1990 को इन्फोर्स हो गया। ये डेटिंग जो है ना एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है हमारे लिए। सही, तो फिर ये सेल टैक्स लगना शुरू हो गया 1990 के मुताबिक। अच्छा, और क्या हुआ? और ये हुआ कि ये अमेंडेड का वर्ड काट दिया गया 1991 में, सिर्फ रह गया सेल टैक्स एक्ट 1990। जब आया था उस वक्त सेल टैक्स अमेंडेड एक्ट था, और जब अगला साल हुआ नया फाइनेंस एक्ट आया तो उन्होंने कहा कि इसको अमेंडेड का वर्ड काट दो और सेल टैक्स एक्ट 1990 बना दो। और यही वो एक्ट है कि आज 2021 की आज की डेट पे यही सेल टैक्स एक्ट 1990 लग रहा है सेल इन चीजों के ऊपर। हम इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं जी। नाम क्या है? सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इस पे लगेगा जी, इंपोर्ट करते हैं, किसी को जरूरत नहीं है ये बताने की। इंपोर्ट सबको पता है कि पाकिस्तान से बाहर से कोई चीज़ आती है तो वो इंपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बाहर कोई गुड्स जाती है तो उस पर लगेगा। प्रोडक्शन मैंने बता दिया कि लोग आगे पीछे कर देते, प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर लगा देते। मैन्युफैक्चरिंग पे लगा दिया, तो मैन्युफैक्चर करेगा। कंजप्शन आप खर्च करोगे तो ये इन पे सेल टैक्स लग जाएगा। प्रोडक्शन मैंने कहा कि प्रोडक्शन होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी पे लगा दिया कि आप इतना प्रोड्यूस, आपकी कैपेसिटी इतनी है, आप इसके हिसाब से दिए। एक होता है मैन्युफैक्चर के, आप कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जितनी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके हिसाब से। लेकिन आपने पक्का टैक्स लगा दिया प्रोडक्शन के ऊपर ही लगा दिया,
कि आपकी एक प्लांट है तो वो इतने यूनिट बनाएगा ही बनाएगा, हमने इस पे आपको लगा दिया, ये प्रोडक्शन पे हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप मीनिंग देखेंगे, ठीक है, तो वो तकरीबन आप इंटरचेंजेबली यूज हो रहे होते हैं। तो ये 5 चीज़ों की है कि इन पे लगता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लगता कि इन पे है, वो इन पे लगता है। क्या 1990 से पहले कोई और कानून था? सेल टैक्स एक्ट 1951 था। क्या उससे पहले 1948 था? 1948 में ही ये फेडरेशन का बना, फेडरल का बना। उससे पहले हमारा सूबा पंजाब और हमारा सूबा सिंध, उसके ऊपर ये लगता था। फिर ये 1981 तक ये सिर्फ एक्साइजेबल गुड्स पे लगता था, लेकिन 81 और 81 के बाद ये दोनों पे हो गया, एक्साइजेबल और नॉन एक्साइजेबल दोनों पे हो गया। फिर ये जब आया था तो सेल टैक्स एक्ट 1990, उस वक्त से सेल टैक्स एक्ट 1990 सेल टैक्स अमेंडेड एक्ट कहा गया। लेकिन फिर ये अगले ही साल अमेंडेड का वर्ड काट दिया गया, उससे कहा गया कि ये सेल टैक्स एक्ट 1990 है, और ये इन्फोर्स कब हुआ? 1/11/1990 से ये इन्फोर्स हो गया। अब हम अपनी किताब खोल लेते हैं। अच्छा, ये इसमें ना ये देखिए मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स में क्या होता है, टीचर ऊपर क्वेश्चन लिखता है, उसको सॉल्व करना शुरू कर देता है, उसको बुक की जरूरत नहीं पड़ती, वो सॉल्व करता जाता है। इसमें हर क्लास और हर सेक्शन जो है ना, समझिए वो सवाल है, जब तक उसको देखा नहीं जाएगा उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की जाएगी। आप देखें, आपको अगर आपने कोई चीज सॉल्व करनी है तो पहले उस पॉइंट को ही रेफर करोगे। तो जो कानून है ना, कानून कभी भी बगैर देखे डिस्कस नहीं होता। अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, लिख दिया नीचे, उसको सोल्यूशन कर दो, बुक की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो कानून है, ये कानून में जब तक आप पॉइंट टू पॉइंट अगर आप देखना चाह रहे हैं, वर्ड टू वर्ड, इवन के वर्ड का मीनिंग, मैंने प्रोडक्शन को आपको कुछ ये बताया, आप ये मैं नहीं मानता, मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है, वो कहते हैं ठीक है जाओ अदालत से फिर फैसला करवा लो, अदालत इंटरप्रिटेशन कर देती है। फिर वो इंटरप्रिटेशन, कानून क्या होता है, लेजिस्लेटर ने बनाया, मुख्तलिफ लोगों ने उसको अपना अपना इंटरप्रेट किया, फिर अदालत के पास, फिर जो अदालत की जो प्रेसिडेंट बन जाती हैं जी, वो भी कानून का हिस्सा बन जाती है कि कानून का मायना ये बनता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपकी कानून साज असेंबली के बनाए हुए कानून को कहती है कि ये आपने ठीक ही नहीं बनाया, यहाँ इसका मकसद ये होना चाहिए था, तो वो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर देती है। तो ये लॉ बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, तो इसके लिए हमें साथ साथ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना पड़ेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम साथ में ही चलते हैं। इसके बाद जी आप इसकी पिक्चर बना के शेयर कीजिएगा, टाइटल वगैरह की ना कुछ अपडेट हो गए। अच्छा, तो ये कहते हैं ये होल ऑफ पाकिस्तान पे लगता है। होल ऑफ पाकिस्तान के क्या मायना लगता है आपको? होल ऑफ पाकिस्तान क्या है? लाहौर, पूरा पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान आपको कैसे पता चलेगा? क्या समझते हैं आप पूरा पाकिस्तान? कहीं पाकिस्तान ने किसी दुनिया को बताया है कि, या अपने लोगों को बताया है कि इसको पढ़ लो तो इसका मीनिंग है पूरा पाकिस्तान? कहाँ पता चलेगा नहीं पूरा पाकिस्तान? बताएं क्या है पूरा पाकिस्तान? हाँ, तो बस फिर नोट कर लो कि आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, अगर किसी ने पूरा पाकिस्तान देखना है तो आर्टिकल 1 को देख। आर्टिकल 1 के अंदर लिख दिया गया कि पूरा पाकिस्तान क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये कुछ फंडामेंटल से क्वेश्चन होते हैं, अगर किसी ने बीकॉम भी किया हुआ है ना, कानून वालों को तो सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन अगर किसी ने बीकॉम, बीए या इस तरह किया है तो उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसका साल कौन सा है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, इसका आर्टिकल 1 है। अगर किसी ने देखना है कि पूरा पाकिस्तान क्या है तो आर्टिकल 1 को पढ़ ले, उसको पता चल जाएगा कि पूरा पाकिस्तान क्या है। तो सेल टैक्स एक्ट होल ऑफ पाकिस्तान पे लागू है, इसलिए हमें होल ऑफ पाकिस्तान को देखना पड़ा कि होल ऑफ पाकिस्तान है क्या। ये कब से लागू है ये मैंने बता दिया आपको कि 1 नवंबर 1990 से ये लागू है।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं नंबर 1 डेफिनेशन के ऊपर। ये पूछ सकता है कि कौन सा जो सेक्शन है सेल टैक्स एक्ट का जो डेफिनेशंस को डील करता है, तो ये सेक्शन 2 ही होता है। इनकम टैक्स में भी 2 ही है और सेल टैक्स में भी 2 है। तो इसमें पहली डेफिनेशन वो कहता है कि मुझे बताओ कि जब भी वर्ड यूज होगा, डेफिनेशन इसलिए पहले लिख दी जाती है ताकि ये वाले अल्फाज पूरे कानून में जहाँ जहाँ इस्तेमाल होंगे उसका मायना वही होगा जो हमने डिफाइन कर दिया है सेक्शन 2 के अंदर। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ATL, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इसमें जो बंदा होता है उसको कहा जाता है एक्टिव टैक्स पेयर। ये लिस्ट कहां से आती है? ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन बॉडी ऑफ पाकिस्तान, वो ये लिस्ट बनाता है और लिस्ट बना के उसमें टैक्स पेयर को ऐड कर देता है। तो जो इसमें बंदे मौजूद होंगे उनको कहा जाएगा ये एक्टिव टैक्स पेयर। सेल टैक्स की अलहदा से एक्टिव टैक्स पेयर होती है और इनकम टैक्स की अलहदा से होती है। अक्सर आप जो बैंक जाते हैं वो कहते हैं आपका प्रॉफिट हुआ है या आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप पटवारी के पास चले जाते हैं कि मेरा मकान ट्रांसफ़र कर दो, मैंने प्लाट लिया मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दो। वो पूछता है आप एक्टिव टैक्स पेयर है, वो यही पूछ रहा होता है कि आपका नाम ATL में है या नहीं, वो इनकम टैक्स का पूछ रहा होता है। यहाँ पे बात आ गई सेल टैक्स। तो सेल टैक्स में जब ये डेफिनेशन कर रहा है ना, ये कह रहा है कि मैं एक्टिव किसे किसे कहूँगा, ठीक। वो कहते हैं जी कि मैं बता देता हूँ मैं किसे एक्टिव कहूँगा। अगर आइए पूरी क्लास है, मैं कहूँ जी आप भी पास हैं, अताब भी पास है, आप भी पास हैं, आप भी पास हैं, आप भी पास हैं, आप भी, सबके नाम ले लूँ और कह दूँ कि जिसका नाम नहीं दिया वो फेल है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि मैं बता दूं आप लोगों को, कोई चीज समझाना चाह रहा हूं, रिजल्ट अनाउंस करना चाह रहा हूं, या मैं कह दूं कि फलां बंदा ये जो खाली कुर्सी है या जो कुछ भी है ये जो है ये पास नहीं है, बाकी सारे पास हैं। तो क्या पता तो चल गया सबको कि पास कौन है, चाहे मैंने उनका नाम लेके बता दिया या कह दिया कि सिर्फ कि सारे पास है, जिनमें से एक फेल है वो एक ही है, बाकी सारे पास है। इसी तरह एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन भी कानून ने कुछ इसी तरह से की है। उसने क्या कहा? उसने कहा मैं बता देता हूं कि कौन नहीं है, कौन नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे एक्टिव। अब कौन नहीं है? नंबर 1, ऐसा बंदा जो भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाता है उस पर फर्ज हो जाता है कि वो सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करे। सेल टैक्स की जिस तरह इनकम टैक्स में हर साल आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं ना, जो जिन्होंने NTN बनवाया होता है रिटर्न फाइल करते हैं, इसी तरह सेल टैक्स में जो रजिस्टर्ड हो जाता है ना बंदा, उस पर फर्ज होता है कि अपनी सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करें। और सेल टैक्स की रिटर्न माहाना होती है, हर महीने होती है, ये सालाना नहीं होती। तो आपने हर महीने रिटर्न फाइल करनी है। तो ऐसा बंदा जो 2 लगातार महीने, 2 कंसेक्टिव मंथ, 2 लगातार महीने टाइम जो दिया हुआ है PR ने उसके अंदर रिटर्न फाइल नहीं करता ना, वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं रहता। बात ठीक हो रही है जी? कि जो बंदा हर महीने रिटर्न तो फाइल करनी थी, लेकिन जो FBR ने कहा इस डेट के अंदर अंदर फाइल करा करो, वो उस डेट के अंदर 2 दफा लगातार फाइल नहीं करता, उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकल जाएगा, वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। नंबर 2, FBR ने कहा कि ये जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है ये डेफिनेटली वो पक्की बात होती है इनकम टैक्स में भी उसका नाम होता है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका नाम इनकम टैक्स में ना हो और वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड हो जाए।
पहले एनटीएन बनता है ना, बाद में सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन होती है ना, ये एफबीआर का बंदा है इसलिए मुझसे कह रहा हूँ, तो बाद में रजिस्ट्रेशन होती है। तो सेल टैक्स में आप रजिस्टर्ड हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, तो आपने इनकम टैक्स की भी सालाना रिटर्न, इनकम टैक्स की सालाना रिटर्न फाइल होती है सेक्शन 114 में, या जिन लोगों पे सेक्शन 114 नहीं लगता उनपे लगता है 115, इसको फाइनल स्टेटमेंट कहा जाता है। कहते हैं ये दोनों जिसमें जो भी लागू थी ना सालाना, अगर उसने ड्यू डेट के बाद फाइल की तो उसका नाम भी एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में, सेल टैक्स वाली में नहीं आएगा। तीसरा, अच्छा ये जब हम पढ़ेंगे ना 114, आप जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो जिस सेक्शन के अंदर रिटर्न इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उस सेक्शन का नंबर है 114। आप सालाना गोशवारे जमा करवाते हैं, सालाना गोशवारे जो जमा हो रहे हैं वो सेक्शन 114 में हो रहे हैं। किसको नहीं आ रहे? फैजा, बेटा फैजा मे भी आपकी तरफ सिग्नल वीक हो, क्योंकि इससे वैसे काफ़ी इश्यूज आते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे एंड पे भी सिग्नल ठीक नहीं तो फिर भी इशू आएगा, और अगर आपके एंड पे सिग्नल ठीक नहीं तो फिर भी इशू आएगा। तो अगर सिर्फ आपको ये इशू आ रहा है तो फिर अपने सिग्नल्स पे थोड़ा सा, आप अगर मोबाइल पे हैं तो लोकेशन चेंज करें अपनी। एक बस ये छेड़ है, एक को शुरू होने की देर है, बस आप देखिएगा फिर होता क्या है। ये चुप है ना, चुप है, अभी एक बोलते हैं ना फिर सब कुछ फोन था, एक ने जैसे ही कहा ना तो सर देखा अभी एक आएगा सर बोर्ड भी साफ नहीं आ रहा। इट्स आवर एक्सपीरियंस, क्योंकि हम इस फील्ड में आ गए। ओके कर दिए इन्होंने, ब्राइटनेस कम है, हाँ कह रहे हैं ब्राइटनेस कम है, ब्राइटनेस कम है यार, लिखा हुआ नजर आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है ना, बस एक्चुअली पता क्या है, उनके साथ भी इशू नहीं है। सम कुछ ऐसे हैं सिंध के इंटरनल एरिया से, कुछ बेचारे हैं जो बलूचिस्तान के इंटरनल पहाड़ी एरिया है, वो इवन सर कहते हैं सर जितने मर्जी पैसे ले दें आप हमें ये बताएं, हमें रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करें, हम यहाँ पे पहाड़ों में नहीं वो कर सकते। हम उनको मिन्नत कर रहे हैं कि यार देखो थोड़ा सा ट्रैवल कर लो, सैटरडे संडे आप कोयटा में आके गुजार लो। नो डाउट कि आप अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके अलावा बुरे लोग भी बहुत हैं। तो हमारी सारी मेहनत है वो सारी की सारी गई थी, एक भी हमें वो उस तरह का टक्कर गया तो उनके साथ भी इशू है कि अगर फीमेल है वो तो बेचारी नहीं ट्रैवल भी नहीं कर सकती, कोयटा आके पढ़ ले। तो अब चले कि हाँ अब वो गो हेड है, वो थोड़ा सा पैच आता है, तो आपकी पहली क्लास है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ भी हमें चलना पड़ेगा, हमारे एंड पे भी और आपके एंड पे भी। I believe there is no alternate of physical class, but ये टेक्नोलॉजी ने फ़ायदा भी बहुत दे दिया कि अप टू जो है ना वो 85% 90% गोल अचीव हो रहा है। तो जो 50% है या 10% है उसके लिए हम सॉरी हैं एडवांस में, और हमने ये पहले भी आपको बता दिया कि इसके लिए हम माजरत हैं, लेकिन हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे कि अब यहाँ पे इशू आएगा उसको रिजॉल्व करके फिर आगे चलेंगे। अच्छा तो हाँ यार ये एक्टिव टैक्स के दरम्यान में ही रह गया। 114 में गोशवारे जमा होते हैं, 115 में जिस पे 115 लगता है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उस पे फिर 114 नहीं लगता। तो कहते हैं कि अगर आपको सालाना इसके अंदर चाहिए था कि गोशवारा जमा करवाओ, या सालाना इसके अंदर चाहिए था गोशवारा जमा करवाओ, और ड्यू डेट थी लाइक 30/9/2021, इस डेट के अंदर अंदर आपने जमा करवाना था, लेकिन आप करवा रहे हो अक्टूबर में जाके, तो आपका नाम यहाँ पे एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं होगा। इनकम टैक्स में आपको चाहिए था टाइम पे करवाते, आपने नहीं करवाया तो सेल टैक्स पे उसका इफेक्ट आता है। फिर कहता है एक विद होल्डिंग की स्टेटमेंट होती है, इसकी स्टेटमेंट विद होल्डिंग की। आप कहेंगे सर विद होल्डिंग क्या होता है? विद होल्डिंग होती है मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, मैं आपका मुलाजिम हूँ, मेरी तनख्वाह जो है वो सपोज करो कि 1 लाख महीना है, 12 महीनों में मैं 12 लाख लेता हूँ। तो ये जो तनख्वाह दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है
कि मेरा 12 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करें। टैक्स कैलकुलेट करके पता चला जी कि मेरा सालाना टैक्स 60,000 बना। मेरा सालाना टैक्स कितना बना? 60,000। तो जो मेरा मालिक है कंपनी का, जिसके पास मैं एक जॉब कर रहा हूँ, वो 60,000 को 12 महीनों पे डिवाइड करेगा, 5,000 रुपया हर महीने का बनेगा। जब वो सैलरी मुझे मेरी 1 लाख देने लगेगा, 95,000 मुझे देगा, 5,000 FBR को देगा। ये जो अमल कर रहा होगा ये विद होल्डिंग का अमल है। अब वो कहते हैं कि आप कारोबार कर रहे हैं, आप पे विद होल्डिंग करना बनती थी, आपने की। आपने विद होल्डिंग करके क्या आप सो जाओगे? आप विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करोगे। अगर आपने अपनी सालाना विद होल्डिंग स्टेटमेंट टाइम पे फाइल नहीं की तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से उड़ जाएगा। बताओ, मजा आ रहा है यार? ठीक है जी, चलो। सर जी, जो आपने सेक्शन दोनों बताए 114 और 115, ये दोनों सेम है या इनमें डिफरेंस है? डिफरेंस है ना। ये कमाई कोई और तरह की है जिसकी रिटर्न इसमें जमा होती है, ये कमाई कुछ और तरह की है जिसकी रिटर्न, बेसिकली कमाई का फर्क है। हाँ, अच्छा, तो यार एक और बंदा, बस ये ना 114 और 115 आपके रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये कि जिसपे गोशवारे, आप ये समझ लो कि नंबर 2 जिसपे सालाना गोशवारे इनकम टैक्स के जमा करवाने जरूरी थे, उसने सालाना गोशवारे टाइम पे जमा नहीं करवाए तो उसका नाम सेल टैक्स के एक्टिव टैक्स के लिस्ट से उठ जाएगा। ठीक, जिसपे विद होल्डिंग की स्टेटमेंट फाइल करनी जरूरी थी। विद होल्डिंग की स्टेटमेंट होती क्या है वो मैंने इलस्ट्रेट कर दिया। फाइल करनी सालाना जरूरी थी, आपने नहीं किया, आपने नहीं की। तो अच्छा, ये सालाना भी होती है और क्वार्टरली भी होती है, तो आपने क्वार्टरली और सालाना नहीं की तो आपका नाम यहाँ से सेल टैक्स से उड़ जाएगा। या फिर आप बड़े फ्रॉडिये बनते हैं। फ्रॉडी दुनिया भी तो होती है जी, तो आप फ्रॉडी हैं, आपने कोई फ्रॉड वगैरह किया है, फ्रॉड करने की वजह से आपका सेल टैक्स जो है वो सस्पेंड हो गया, या आप बहुत ही बड़े फ्रॉडिये साबित हो गए, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। आप तो इससे साबित हुआ कि जो बंदा सस्पेंडेड हो जिसकी रजिस्ट्रेशन, या जो ब्लैक लिस्टेड हो, उसका नाम भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, या वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। तो उसने कह दिया कि ये वो 4 तरह के बंदे हैं जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होंगे, इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे एक्टिव टैक्स पेयर होंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाता है उसमें सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है, हर महीने 2 महीने लगातार ड्यू डेट के बाद करवा रहे हो, आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर से खत्म हो जाएगा। आपको सालाना गोशवारे जमा करवाने थे, टाइम के अंदर आपने टाइम के अंदर नहीं जमा करवाया, आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर से खत्म हो जाएगा। आपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट क्वार्टरली और एनुअली जमा करवानी थी, आपने नहीं करवाई, आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर से खत्म हो जाएगा। आप फ्रॉडिये हैं, आपका नाम सस्पेंड हो गया है या आप ब्लैक लिस्टेड हो गए, तो आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होंगे। इसके अलावा बाकी सारे के सारे एक्टिव टैक्स पेयर होंगे। हाँ जी, तो सेकंड कहते हैं एपलेट ट्राइब्यूनल। एपलेट ट्राइब्यूनल तो आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि एपलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है। होता ये है कि आपने रिटर्न जमा करवाई जी, आपने कहा मुझ पे टैक्स बनता है 1 लाख, रिटर्न के साथ आपने 1 लाख FBR को जमा करवा दिया। FBR के पास रिटर्न पहुंची, FBR ने देखा यार ये तो झूठ बोल रहा है, इसका तो रिकॉर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा। उन्होंने कहा 1 लाख नहीं बनता, ये तो 10 लाख बनता है। तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने अपने डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को एक यूनिट दी हुई है, उसने ऑर्डर पास किया कि जनाब मोहतरम, आप इस तरह है कि आप कह रहे हो कि मेरा बनता है 1 लाख, आपने जमा करवा दिए, लेकिन हमने इसकी असेसमेंट की है तो ये तो 10 लाख बनता है, 9 लाख और जमा करवाओ। टैक्स पेयर कहता है कि जनाब डिपार्टमेंट, आपको तो कानून का ही नहीं पता, आप फरौन बने हुए हैं, आप गलत कह रहे हैं, मेरा बनता ही 1 लाख है। वो चला जाता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास। किसके पास जाता है? वो वहां पे जाके अपील फाइल करता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, FBR को रोका जाए, मुझसे 9 लाख ना दे। ठीक है, ये अपील फाइल कर सकता है 127 से लेकर 129 सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और इसमें सेक्शन 46 होगा, आई थिंक 46 बी सेल टैक्स में। ठीक है, अब जनाब 9 लाख रुपया
कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू भी मिला हुआ था एफबीआर के साथ, उसने कहा बनता है, उसने भी ऑर्डर दे दिया कि तुम्हारा 9 लाख देना बनता है। अब 9 लाख वो बंदा कहते यार यहाँ तो सारे फिरौन है, बनता ही नहीं है। वो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो चला जाए एक ऐसे ट्रिब्यूनल के पास जिसके आगे आप अपील फाइल करें। उस ट्रिब्यूनल को एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं। वो अपनी अपील तैयार करेगा कि देखो मैंने ऑफिसर को भी बनाने की कोशिश की, रिकॉर्ड सारा दिया कि मेरा इतना ही बनता, वो नहीं माना। फिर मैंने ऑफिसर के फैसले के खिलाफ मैं चला गया कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास, उसको भी मैंने कहा कि देख लो ये रिकॉर्ड है, मेरा टैक्स इतना नहीं बनता, वो भी नहीं माना। अब मैं अपने ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के पास आपके पास आ गया। तो ये अपने ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू क्या होता है? सेक्शन 130 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो लिखा हुआ है सेल टैक्स कहता है ये वही होता है। तो पेपर में आएगा तो पूछेगा कि अपने ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू क्या होता है, किस सेक्शन के अंडर काम करता है? तो आप कहोगे सेक्शन 130 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो मैंने इसको याद किया था C-130, पाकिस्तान के पास एक जहाज है, तो मैंने उसके साथ लिंक किया था इसे कि यार ये बड़ा काम करता है तो बड़े वाला जहाज C-130 के अपने ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू सेक्शन कौन सा है? C-130। तो ये पेपर में आया भी था, मैं आपको बता दूं। अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है, इट्स आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन सेल टैक्स में इसका रेफरेंस दे दिया गया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सिलेबस में सेक्शन 130 नहीं है, लेकिन सेल टैक्स पूरे का पूरा सेल टैक्स की डेफिनेशन में उसने कहा एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू क्या है, मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा ऐसा एपलेट ट्रिब्यूनल जो कि सेक्शन 130 की तरह पे काम करता है उसको एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं। तो इसलिए हम ये सेक्शन याद कर लो। इसका हेड चेयरमैन है या कौन? इसका नहीं, इसके अपने मेंबर होते हैं, जुडिशियल मेंबर होता है, अकाउंटेंट मेंबर होता है, 3-4 मेंबर होते हैं, उसके बाद उन्हीं में से एक है। इसका जो है ये इंडिपेंडेंट, ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील जो है ना, ये एफबीआर का ही होता है। ये डायरेक्टली उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं चेयरमैन एफबीआर को, ठीक है। लेकिन ये वाले इसके जो मेंबर होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं चेयरमैन एफबीआर से। यार आई थिंक कि हमें ना ब्रेक ले लेनी चाहिए 30 मिनट्स की, क्योंकि हाँ ब्रेक लेते हैं 30 मिनट्स की। आप लोग 11:30 पे आना, यहाँ ठहरना चाहते हैं इधर ठहरें, लेकिन आप लोग पहला दिन है, आप लोग मेरे पास आए अपने फॉर्म लेके आप 1 by 1 मेरे पास आए, उसके बाद आप कहीं जाएं। क्वेश्चन पूछने हो तो दरमियान में पूछ सकते हैं बेटा, हमने रूटीन तो यही बनाई है कि क्लास के एंड के ऊपर नोट करते जाए, क्योंकि इस तरह होता है ना, इसलिए जिस तरह मैं बता रहा था एक्टिव टैक्स पेयर वगैरह, तो बंदा एकदम पूरी चीज़ बता दे, सारा चीज़ मैं गो थ्रू करता जाऊँ, आप लोग नोट करते जाए। जैसे ही सेशन के एंड पे पहुंचे आप लोग हैं उस वक्त हॉल ओपन हो जाता है क्वेश्चंस के लिए, लेकिन आज पहला दिन है तो इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे पूछते रहे साथ साथ, नहीं तो राज साहब को अक्सर मैं होल्ड करवा देता हूँ कि नहीं एंड में क्वेश्चन होंगे। हाँ जी, इसको स्टॉप कर दें, इसको भी स्टॉप करें, पास कीजिएगा।